Hello friends, welcome back to my channel Basic Linguistics. So today we are discussing about the patterns and strategies for UGC NET JRF December 2023. सो अभी हम ये देख लेंगे जितने भी हमने अगर सिलेबस आप लोगों ने देखी होगी, सिलेबस की वीडियो मैंने डिटेल सिलेबस में डिस्कस कर दी हुई है ऑलरेडी. सो इसमें हम बात कर लेंगे क्या पैटर्न रहता है हमारे एग्ज़ाम का और हम उसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं जिससे हम जो अपकमिंग हमारी एग्ज़ाम है UGC NET JRF के लिए वो हम क्रैक कर सकते हैं. सो लेट्स सी. सो यहाँ पे हम देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न. ओके, सो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें सो एग्ज़ाम पैटर्न आपका कुछ इस प्रकार रहता है. एज वी नो दैट वी हैव 2 पेपर्स, राइट. सो पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 इज़ अ जनरल पेपर और वी कैन से दैट कंपल्सरी पेपर. ओके, एंड वी हैव 50 क्वेश्चन इन पेपर 1 and 100 marks. Each questions has 2 marks, है ना. And paper 2 which is also called subjective paper. जैसे कि अगर हम लिंग्विस्टिक्स के हैं जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट आपका पेपर 2 में आता है. तो पेपर 2 में अगर हम लिंग्विस्टिक्स के हैं सो हमारा लिंग्विस्टिक्स आएगा, अगर अदर सब्जेक्ट्स के हैं तो अदर सब्जेक्ट्स आएगा. सो लिंग्विस्टिक इसमें आएगा, है ना. और इसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं और क्योंकि हमें पता है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स होंगे. सो टोटल अगर हम देखें तो 300 मार्क्स का पेपर होता है. सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. सो 2 पेपर्स होते हैं. फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चन, सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन है तो 200 मार्क्स. ओके, तो टोटल हमारे 300 मार्क्स का पेपर आता है. उसमें से आपको ये ध्यान देना रहता है कि क्योंकि ये UGC नेट का पेपर है, अगर CSIR नेट होता तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है जो साइंस बैकग्राउंड का होता है, बल्कि ये होता है आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए. तो जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड्स के रहते हैं उनके लिए UGC नेट का ही पेपर होता है और उसमें किसी भी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता. सो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है. तो आई होप पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा और 2 नंबर के 1 क्वेश्चन रहते हैं. अब हम अगर बात करते हैं पेपर 1 की, जैसे कि हमने डिस्कस किया पेपर 1 पेपर 2 होते हैं. तो पेपर 1 में अगर आप डिटेल सिलेबस वाली वीडियो आप एक बार देख लेना, उसमें मैंने सारे जो डिटेल सिलेबस है वो पूरे डिस्कस की हुई है. इसमें हम सिर्फ ओवरऑल जो पेपर्स की जो यूनिट्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं. तो पेपर 1 में आपके देखेंगे तो 10 यूनिट्स आपके टोटल हैं. तो पहला यूनिट आपका कहलाता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें जितने भी टीचिंग के बारे में सारी चीज़ें आपके उसके अंदर ये सिर्फ हेडिंग्स हैं, है ना. उसके अंदर की जो सब हेडिंग्स हैं और उसके अंदर कौन कौन सी टॉपिक्स हैं ये आपके जब सिलेबस वाली वीडियो देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा. सो पहला यूनिट इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है. दूसरा यूनिट आपका आ जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड. तीसरा है आपका कंप्रेहेंशन. चौथा है कम्युनिकेशन एंड यूनिट 4 इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. फिर आता है आपका 6 यूनिट आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग. 7 यूनिट आता है डेटा इंटरप्रिटेशन. यूनिट 8 आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. एंड यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट. आफ्टर दैट लास्ट वन यूनिट 10 इज़ हायर एजुकेशन सिस्टम. सो ये हमारे पास 10 यूनिट्स है. सो अभी ब्रीफली हम देख लेंगे, उसके बाद हम इस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कैसे हमें कंप्लीट करना है ये सारी यूनिट्स, है ना. सो पेपर 2 की बात कर लेते हैं. पेपर 2 जैसे कि मैंने बात किया, अगर आप लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट से हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी लिंग्विस्टिक पेपर 2 आएगी सब्जेक्टिव, है ना. सो पेपर लिंग्विस्टिक्स की अगर हम बात करें तो पहला यूनिट आ जाता है लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स. दूसरा यूनिट आता है आपका फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. यूनिट 3 इज़ मॉर्फोलॉजी. यूनिट 4 सिंटैक्स. यूनिट 5 इज़ सीमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक्स. उसके बाद यूनिट 6 इज़ हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स. यूनिट 7 सोशल लिंग्विस्टिक्स. यूनिट 8 इज़ एरल टाइपोलॉजी एंड साउथ एशियन लैंग्वेज फैमिलीज़. उसके बाद आता है यूनिट 9 इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स फर्स्ट, जिसमें इसमें आता है कुछ सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं जैसे कि साइकोलिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज टीचिंग. आफ्टर दैट जो लास्ट वन है आपका वो है आपका यूनिट 10 interdisciplinary and applied linguistics second, which has translation, lexicography, computational linguistics, stylistics and media. So कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं यूनिट
पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों इंक्लूड करेंगे अगर आप, तो टोटल आपके पास 20 यूनिट्स हो जाती है पढ़ने के लिए, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो स्ट्रेटजी हम फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया हुआ है, आई होप आप लोग के किसी भी तरह से मैं यूज़फुल लगे और हेल्पफुल हो। सो स्ट्रेटजी हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कि हम देखें तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं डेट वाइज। जैसे आज अगर आप देखें तो आज हमारा अगस्त स्टार्ट हो चुका है, आज 3 अगस्त है। सो तो 3 आज 3 हो गया है ऑलरेडी, राइट। सो आपके पास क्या है, इसके आगे का स्ट्रेटजी हमने डिस्कस किया हुआ इसमें, क्योंकि इससे पहले का तो हम कंसीडर नहीं कर सकते, आज कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखेंगे वीडियो उसके बाद ही आपको स्ट्रेटजी समझ में आएगी, देन आप उसको फॉलो करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने ये जो स्ट्रेटजी है वो डेट आपकी रखी है 5 अगस्त टू 3 दिसंबर 2023 तक। ये मैंने क्यों किया, दिसंबर को इंक्लूड क्यों किया, क्योंकि आपको पता है जो एग्ज़ाम है हमारे दिसंबर में होने हैं। और एक बात और है कि दिसंबर में स्टार्ट होगा, सो मुझे पता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ टाइम तो देगा फर्स्ट, मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से दे देता है। कभी भी एग्ज़ाम होता है तो आप देखेंगे कि थोड़ा लेट ही मतलब देता है, स्टार्टिंग डेट से नहीं। सो मैंने स्टार्ट किया है डेट 5 अगस्त टू 3 दिसंबर, राइट। सो दिसंबर में हम देख लेंगे, कुछ टाइम तो हमको मिलेगा, ज़्यादा नहीं तो 5 डेज़ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैंने ज़्यादा नहीं 3 डेज़ तो रखा ही है, 3 डेज़। सो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल डेज़ अगर आप देखें तो आप पूरा कंक्लूज़न कर लेना, सॉरी कैलकुलेट कर लेना कि आपके टोटल डेज़ कितने हो रहे हैं। मेरे हिसाब से मैंने जो कैलकुलेट किया, क्योंकि कुछ दिन जो होते हैं हमारे इधर उधर हो जाते हैं थोड़े बहुत, है ना, तो मैंने 120 डेज़ का स्ट्रेटजी प्लान बनाया इस बार। सो 120 डेज़ आपके पास पूरे हैं। जैसे अगर आप देखें अगस्त है आपके पास, जो कि अगर 5 अगस्त से भी स्टार्ट करते हो तो कोई लेट नहीं है, अपन इधर 4 दिन आपके जो वेस्ट होंगे उसको आप छोड़ दो। लेकिन 5 अगस्त से भी अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो आपका अगस्त है, ठीक है। अगस्त के बाद आपका सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, मतलब 4 जो मंथ्स हैं आपके पास वो पूरे हैं, है ना। तो जैसा कि इधर आपने 4 डेज़ वेस्ट किया, उधर आप 3 डेज़ थोड़ा सा कवर कर लेना दिसंबर का, तो कहीं ना कहीं आपके पास टोटल आपके 120 डेज़ हो जाएंगे 4 मंथ के, है ना, 4 मंथ्स के। और जो 1-2 जो 1-2 डेज़ इधर उधर हो रहे हैं वो आप जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, मंथ्स के लास्ट में 31 वाला जो मंथ होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, राइट। सो उनको भी इंक्लूड करेंगे, तो ओवरऑल जो देखा जाए 120 डेज़ आपके पास है, जैसा कि मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। सो 120 डेज़ आपके पास है, ऐसा पूरा समझ के आपको चलना है। अगर 120 डेज़ को आप लेके चलते हो तो हमारे समझ में क्या आता है, हमने ये डिस्कस किया कि 2 पेपर्स है, राइट। सो हम 60 डेज़ दोनों पेपर के लिए हम इसको बांट सकते हैं। सो ईच पेपर के लिए हम 60 डेज़ को मानते हैं कि अगर हमें एक पेपर पूरा कंप्लीट करना है, एक पेपर को अगर पूरा कवर करना है, उसके लिए हमें 60 डेज़ चाहिए। सो 60 डेज़ आप वैसा ओवरऑल मानी तो 2 मंथ्स होते हैं, लेकिन आप वही ध्यान है कि अगर आप 2 मंथ्स लेके चलते हैं, 2 मंथ्स मीन्स आपको लगता है मंथ है तो बहुत दिन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 60 डेज़ देखोगे ना और उसके हिसाब से एक पूरा पेपर उठा के देखोगे तो ऐसा लगेगा हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। सो कुछ इस प्रकार से हमने डेज़ वाइज चूज़ किया है, ना कि मंथ्स वाइज। तो हम डेज़ वाइज देखेंगे। सो 60 डेज़ है आपके पास for paper 1 and 60 days for paper 2. So you should target maximum 110 to 120 for net. तो 210 to 220। तो मैक्सिमम मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जैसे हमने एक वीडियो में कट ऑफ डिस्कस किए हुए हैं, जैसे जैसे कट ऑफ बढ़ते जा रहे हैं उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमको अभी जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको जो मैक्सिमली आप देखेंगे तो 210 तो आपको लाने ही है नेट के लिए। 300 का पेपर है, 210 आपको लाने हैं, है ना, 210 आपको लाने हैं। और 220 अगर आते हैं 210 या 220 तक में आपका सिर्फ नेट होगा। अगर आपको जेआरएफ लाना है, जेआरएफ करना है तो 230 to 240। मेरा ये ओवरऑल मैंने ऐसा बताया हुआ है, ये ज़रूरी नहीं कि इतना ही जाए, बट ये है कि आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। अगर कट ऑफ नीचे जाता है तो जितना हमने नेट का बताया उसमें आपका जेआरएफ भी हो सकता है, तो ये बेस्ट ही होगा ना आपके लिए। सो मुझे लगता है कि इतना कट ऑफ आपके लिए अच्छा रहेगा। सो आप ये देख सकते हैं। एंड अगर हम बात करें
यस फॉर एसटी कैटेगरी के लिए भी बात कर लेते हैं। और कैटेगरीज मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं करी है, आप बस इसके थोड़े आगे पीछे जो नंबर्स होते हैं उसको आप खुद से एक एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या आ जाएगा। सो एसटी कैटेगरी के लिए 170 to 175 ये नेट के लिए होगा, और 210 to 215 ये जेआरएफ के लिए। इतने में आपका आराम से जेआरएफ या नेट हो सकता है, तो ये आप टारगेट करके चलिए। और हाँ, साथ ही साथ हमको ये भी देखना है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमको बहुत हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ। अगर हम बोथ पेपर्स के लिए देखें तो 2017 to 2023 तक के पेपर्स अगर आपने देख लिया तो बहुत है ना। और 2023 के जो पेपर्स हैं कहीं कहीं अवेलेबल होते हैं वेबसाइट पे, कहीं कहीं पे आपको अभी नहीं मिल पाते, क्योंकि अभी हम 2023 दिसंबर का ही दे रहे हैं, तो जून का जो 2023 का पेपर है वो कहीं कहीं आपको बड़ी मुश्किल से कहीं पे अवेलेबल हो सकता है, कहीं पे अभी नहीं शो करता। तो देख लिए, अगर आपको मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। 2017 to 2022 तक के पेपर्स आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी ये स्ट्रेटेजिक प्लान है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने ये बताया, ठीक है, उसमें से हम कैसे इसको आउटपुट ले सकते हैं। जैसे अब हम पेपर 1 की तरफ चलते हैं, राइट। सो पेपर 1 जैसे हमने बात की, पेपर 1 के लिए हम 60 डेज़ दे सकते हैं। सो 60 डेज़ के लिए अगर आप देखें हमारे पास कितने यूनिट्स है, टोटल 10 यूनिट्स है, राइट। तो वो सारे एक एक यूनिट के लिए हमारे पास कितने दिन होते हैं, 6 डेज़। लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ, आपको हर यूनिट में 6 डेज़ देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप इसके लिए आपको मुझे लगता है कि 5 डेज़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 डेज़ दो, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 डेज़ दोगे, उसमें से 5 डेज़ में आप 4 डेज़ थ्योरी पढ़ लो, एक दिन जो बचता है आपका वो आपका एक दिन आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, मतलब पेपर 1 का, ये नहीं कि इस यूनिट के MCQs आप सॉल्व करो। और इसके बाद जो पेपर 1 के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि साल में 2 बार पेपर होते हैं, आपको भी पता है, तो एक साल में दो पेपर रहेंगे ना। तो 2017 का अगर उठाते हो तो एक पेपर सॉल्व कर लो आप एक दिन में। तो ये कुछ इस तरह आप इसको ले सकते हो। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड भी काफ़ी अपने ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, 5 डेज़ इसके लिए भी ले सकते हैं। उसमें से वही हम डिवाइड कर सकते हैं 4 और 1, जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट के लिए किया। उसके बाद कंप्रेहेंशन, देखो कंप्रेहेंशन मैं बात करूँगी क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें, क्योंकि आपको भी पता है एक बेसिक नॉलेज कंप्रेहेंशन के बारे में सबको होता है। सो आप इसको ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है कि 2 या 3 डेज़ आप दे दो, बस 2 या 3 डेज़ इसमें आपको पढ़ भी सकते हो। और पढ़ना क्या है, कंप्रेहेंशन में आपको पता है इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो 2 या 3 दिन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आई थिंक। और मुझे ये नहीं लगता कि आपको ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि आप जब कभी भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसमें देखोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना। सो 2 या 3 दिन में आपका हो जाएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन है। सो कम्युनिकेशन मैं कहूँगी थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बट ज़्यादा ये टफ नहीं पड़ता आपको पढ़ना। सो इसके लिए भी मैं बोलूँगी कि आप 4 डेज़ दे दो, ज़्यादा नहीं, है ना। सो बेसिक बात है, ये 5 डेज़ दे रहे हो, ये 5 डेज़ दे रहे हो, ये आप दे रहे हो 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डेज़, और कम्युनिकेशन दे रहे हो 4 डेज़। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, देखो जिनको आता है, अगर रीजनिंग मैथमेटिक्स उनकी अच्छी है, एप्टीट्यूड ये वाली, सो वो तो 2 डेज़ दे सकते हैं, 2 या 3 डेज़ में उनका कवर हो जाएगा। और जिनसे नहीं आता है या जिनको प्रॉब्लम जाती है इनमें, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 डेज़ ले लो। और उसके बाद ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। सो जो भी इसके क्वेश्चंस जो रहते हैं MCQs क्वेश्चंस वो लगाओ। और इनके साथ साथ जो भी एक दिन में एक पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करो। ये मत सोचो कि हम मतलब नहीं करेंगे। जितने डेज़ आप ले रहे हो ना, उनमें से एक लास्ट के जो डेज़ हैं, तो एक दिन पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगेंगे नहीं आपको, मुश्किल से 1 घंटे 2 घंटे मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे, तो एक पेपर तो सॉल्व कर ही सकते हो। तो आपका थ्योरी भी चलता रहेगा, साथ में आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चलता रहेगा। क्योंकि आप अगर सोचोगे कि सारी चीज़ें आप करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, तो कहीं ना कहीं हमारे पास टाइम नहीं बचता है और फिर वो सारी चीज़ें छूट जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो इनको साथ में लेकर चलना है।
सो आप थ्योरी भी पढ़ते रहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आपने नोट्स नहीं प्रिपेयर करी है तो नोट्स आप कैसे एक क्या कहना चाहिए, वो एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। फुल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मुझे पता है जो भी इसके मटेरियल्स हैं, जो बुक्स हैं या आप जो भी आपके पास मटेरियल है पढ़ने के लिए, वो आप पढ़ोगे तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट हो जाता है उससे। तो आपको अलग से नोट्स बनाना और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आप उसमें दोगे। तो अगर आपको जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है उसके शॉर्ट नोट बना लो, जो कि लास्ट में आपको यूज़फुल रहे। बट पूरे नोट्स ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास अभी नहीं है। सो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। तो हमको याद रखना थ्योरी रखनी है साथ में, ठीक है। और हमको थ्योरी के साथ साथ में हमको PYQs भी रखने हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो ये चीज़ें ध्यान रखना। फिर आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग। देखो लॉजिकल रीजनिंग भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इसमें 4 डेज़ आपको लगेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन चलिए हो गए वही 3 या 4 डेज़, ज़्यादा नहीं। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ICT, राइट, ICT है। सो ICT के लिए मैं कहूँगी कि आप पूरे 4 डेज़ तो दे सकते हैं इसके लिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके लिए आप 5 डेज़ दे सकते हैं, पीपल इन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट जो टॉपिक है वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आप बेसिक जो पढ़ते आ रहे हो उसी से रिलेटेड रहता है। थोड़ा सा ये जो टॉपिक है वो जाना पहचाना सा लगता है, और ज़्यादा आपको वो नहीं करना पड़ता, ज़्यादा इसके लिए एफर्ट डालने नहीं पड़ते, समझ में ईजिली आ जाता है। तो मुझे लगता है इसके लिए भी आप अगर 5 डेज़ भी देते हो, 4 डेज़ थ्योरी के लिए, 1 डेज़ आप MCQs कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, तो ये बहुत ईजिली से समझ में आता है। फिर 10th यूनिट आपका लास्ट है, हायर एजुकेशन सिस्टम। ये भी आप 5 डेज़ अगर देते हो तो आपका आराम से हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट पेपर है, वो आप इस तरह से ले सकते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने डेज़ हुए, तो 5 ये वही 4, अगर डाटा इंटरप्रिटेशन भी 3, ये भी 3, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मेरा कहने का मतलब है कि हमने जो टाइम डिसाइड किया, ठीक है, पेपर 1 के लिए जो हमने टाइम डिसाइड किया, वो बेसिक बात है कि पूरे टाइम हमको 60 डेज़ नहीं लग रहे हैं, क्योंकि 60 डेज़ तब लगते हैं जब हम जितने भी यूनिट्स हैं उनको 6 डेज़ देते हैं। उनको हमने 6 डेज नहीं दिया है, किसी को 4 डेज दिया है, किसी को 3, किसी को 5। सो ऐसे करके हमारे पास अगर डे बचते हैं, जैसे अगर 10 डेज़ भी हमारे पास बचते हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, इनको आप रिवाइज़ करने के लिए, ठीक है। आप इनको रिवाइज कर सकते हैं, साथ ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर कोई छूट रहे हैं तो उनको कर सकते हैं, और साथ ही इनसे रिलेटेड जो MCQs हैं आप उनको लगा सकते हो। तो ये मुझे लगता है ये पूरी तरह से आप इसको कंप्लीट एक बार कर सकते हैं। उसके बाद में आप आ जाते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 जैसे कि हम देखेंगे कि क्योंकि आपने MA भी करी हुई है लिंग्विस्टिक्स से, तभी आप लिंग्विस्टिक का नेट भर रहे होंगे। सो इसमें ज़्यादा आपको जो आप क्लास नोट्स बना रहे होंगे, जो बेसिक आपने नॉलेज ली होगी, उन पर बहुत फोकस करिए। जो आप अगर आपने पहले से नोट्स बनाई है वो नोट्स अपने पास रखिए, उनसे चीज़ों को समझिए। और ज़्यादा मुझे लगता नहीं इसके लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत ब्रॉड सिलेबस दिखता है। अगर आप देखेंगे 10 यूनिट है तो बहुत ब्रॉड सिलेबस दिखता है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड है, पर उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आपने क्लास में पढ़ी हुई हैं वो सारे टॉपिक्स देखिए, उनसे मैच कीजिए और पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यूनिट 1 की बात करें जिसको आप 5 डेज़ में कर सकते हैं, प्लस 1 डेज़ आप ले सकते हैं, बिकॉज़ उसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एक करने के लिए सेम वही फॉलो करना है जो पेपर 1 के लिए किया। एक दिन आप रख लो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, MCQ सॉल्व कर सकते हैं, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो जैसे ही कंप्लीट होता है आपका यूनिट वैसे ही आप उसके MCQs कर लें, तो कई सारे MCQs हमसे बनने लगते हैं। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी की बात करें तो ये क्योंकि इसमें फोनेटिक्स का भी पूरा पार्ट है, अगर हम पढ़ते हैं तो अलग अलग हमने फोनेटिक्स और फोनोलॉजी पढ़ी हुई है, बट इसमें एक साथ दिया है और इनके अंदर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी पूरे दिए हुए हैं। तो इसमें भी मुझे लगता है 5 डेज़ आप दें इसमें। मॉर्फोलॉजी में 4 डेज़ दें और एक दिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए रख लें। सिंटैक्स में मुझे लगता है आपको पूरे 6 डेज़ देने की ज़रूरत है। सिंटैक्स में बहुत सारी ऐसी टॉपिक है जो ईजिली समझ में नहीं आती, लेकिन वो सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में आते हैं, तो हमें समझ में नहीं आती कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो इसको थोड़ा टाइम दीजिए मेरे हिसाब से। तो 6 डेज़ आपको इसके लिए पूरा देने की ज़रूरत है। सीमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स यूनिट 5,
ये दोनों टॉपिक्स इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो सीमेंटिक्स आप 3 डेज़ पढ़ लो और प्रैग्मेटिक्स भी आप 3 डेज़ पढ़ लो, तो बेसिक कहना चाहिए ये भी 6 डेज़ आप इसको दे सकते हो। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स 5 डेज़ और सोशियो लिंग्विस्टिक भी 5 डेज़ में हो जाएगा। हालांकि जो टॉपिक्स हैं उसमें हैं, काफ़ी हैं, बट आप कर सकते हो आई थिंक, अगर आपके पास नोट्स प्रिपेयर हैं ऑलरेडी या आपके पास जो मटेरियल है वो है तो। और नहीं भी होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा आप लोग की हेल्प कर दूंगी कि कैसे रिसोर्सेस आप पा सकते हैं ना। सो यूनिट 8 है एरियल टाइपोलॉजी साउथ ईस्टर्न लैंग्वेज फैमिली, तो ये भी आप 5 डेज़ में कर सकते हैं, राइट। 5 डेज़ में कर सकते हैं, और ज़्यादा ही है तो एक दिन आप अलग से ले सकते हैं इसको और समझने के लिए और इसके PYQ यूज़ करने के लिए। उसके बाद आपका यूनिट 9 आता है, जो कि आप देखो इंटरडिसिप्लिनरी अप्लाइड लिंग्विस्टिक है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको मिलते हैं। देखो साइको लिंग्विस्टिक इसी में है, लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज टीचिंग। अब 2 चीज़ें हैं, तो साइको लिंग्विस्टिक 3 डेज़ में हो जाएगा, और लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज टीचिंग ये भी 3 डेज़ में कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही हो तो एक दिन और ले सकते हैं, तो टोटल आपके 7 डेज़ आप इसके लिए ले सकते हैं। फिर यूनिट 10 है, ये भी देखिए इसमें ट्रांसलेशन है, लेक्सिकोग्राफी है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है, स्टाइलिस्टिक्स है एंड मीडिया है, तो इसको भी मैं कहूँगी 7 डेज़ आप ले लो। तो आप देखेंगे कहीं पे हमने अगर 5 डेज़ लिया है तो आप ये 7 डेज़ में उसको मैनेज कर सकते हैं, तो कहा जाए 60 डेज़ में आप ये कर सकते हैं। तो ये रहा, हमने कुछ स्ट्रेटजी फॉलो, मतलब ये स्ट्रेटजी हमने शेयर की आपसे। अगर आप लोग को सही लगता है तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, और इसको आप ध्यान रखिएगा ये जो मैंने यहाँ पे शेयर करी है, और आई होप आप लोग को हेल्प मिलेगी इससे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।